रूस यूक्रेन वॉर पर ये बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है और एक के बाद एक अपडेट आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर यह है, खार्किव में हमले का वीडियो सामने आया है और रूसी सैनिकों ने बड़ा धमाका किया है। खार्किव में रूसी सैनिकों ने बड़ा धमाका किया है। यूक्रेन की सेना को बड़े नुकसान का दावा है। यूक्रेन की सेना को यहां बड़ा नुकसान हुआ है। एक के बाद एक वीडियोस लगातार आ रहे हैं और जी न्यूज पर आप उन वीडियोस को लगातार देख रहे हैं। और अब खार्किव में हमले का वीडियो सामने आया है। रूसी सैनिकों ने बड़ा धमाका किया है और धमाका कितना जबरदस्त, कितना जोरदार है और जो गुबार है वो आपके सामने है। देखा, ये तस्वीरें खार्किव की हैं और वहां पर जोरदार धमाका हुआ। जो वहां पर मौजूद थे वो टहल गए। यूक्रेन की सेना को बड़ा नुकसान इसमें हुआ है, ऐसा दावा किया जा रहा है। रूसी सैनिकों ने ये बड़ा धमाका किया है और अब ऐसा लगता है कि किस्मत सा बन गया। यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों से कुछ ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। शहर बदल दीजिए, हालात कुछ इसी तरह के हैं। और ये जो तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ताज़ा तस्वीरें खार्किव की हैं, जहाँ पर रूसी सेना का एक धमाका, मिसाइलों से अटैक हो रहा है, बमबाजी हो रही है, गोलीबारी हो रही है। हर तरह से नुकसान जो पहुंचाया जा सकता है पहुंचाया जाए। और इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसपी सिन्हा जी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। एसपी सिन्हा सर, आप इन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे कि आपका इरादा क्या है? तो सिर्फ सेना को नुकसान पहुंचाना, और सिर्फ सेना को तो नहीं, ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी जनता को नुकसान पहुंच रहा है यूक्रेन के इससे? देखिए, जेनेवा कन्वेंशन के तहत ये कानून है कि आप सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट को, सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट नहीं कर सकते। ये गैर कानूनी है। आप मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और ट्रुप्स को, सोल्जर्स को, ऑफिसर्स को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन रूस जब इस तरह से सिविलियन पॉपुलेशन, सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर रहा है, इसका मतलब है ये रूथलेस बिहेवियर है और जेनेवा कन्वेंशन के तहत ये गैर कानूनी है, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि मिस्टर पुतिन का मेन लक्ष्य ये है कि वो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को सत्ता से हटाना चाहते हैं। सिटी पे कैप्चर करना उनका एम प्लस हो सकता है, लेकिन मुख्य एम नहीं है। एम प्लस हो सकता है बट मुख्य एम नहीं है। और ज़ेलेंस्की को हटाने के बाद वो समझते हैं कि वो प्रो रशियन कैंडिडेट को प्रेसिडेंट बना देंगे और अपना उसका जो उनके 23 लोगों का ग्रुप है, उनके एडवाइज़र दे देंगे और वो फिर यूक्रेन की राजनीति को कंट्रोल करेंगे। अब दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये अब इतना आसान नहीं होगा। यदि भौगोलिक क्षेत्र यूक्रेन को रूस कैप्चर भी कर लेता है तो भौगोलिक क्षेत्र को तो कैप्चर कर लिया, लेकिन क्या रेजिस्टेंस को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया? नहीं। बिल्कुल सर, लेकिन इस बीच में जो एक तस्वीरें आ रही हैं, ये भी आप तस्वीरें देख रहे हैं, जी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं। जो नई तस्वीर आ रही है वो सबसे पहले आप जी न्यूज़ पर देख रहे हैं। 147 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है और ये जो आप देख रहे हैं ऑयल डिपो की तस्वीरें, और वहां पर आग लगा दी गई है। तो कैसे नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो वो भी कोशिशें हैं। ये तस्वीरें हैं ऑयल डिपो का, और ये पहली तस्वीर नहीं है एसपी सिन्हा सर, इससे पहले भी इस तरह की तस्वीरें हम देख चुके हैं। ये ऑयल टैंकर बताया जा रहा है, माफ कीजिएगा, ऑयल टैंकर, और उसने पूरे हिस्से को देखिए आग ने अपने कब्जे में ले लिया है। रूस की जो ये स्ट्रैटेजी है कि यदि वो ऑयल टैंकर्स, ऑयल इंस्टॉलेशंस, ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज़ को टारगेट कर रहा है, क्योंकि जब तक ऑयल नहीं रहेगा तो बिजली कहाँ से? बिजली नहीं रहेगी तो लोग जो ठंड में मर जाएंगे। तो ये उनकी इच्छा शक्ति को तोड़ने के लिए ऑयल को डिस्ट्रॉय करके, ऑयल की कमी करके, वो ऑयल को एक हथियार की तरह रूसी जो सेना है वो कर रही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जो फाइटिंग इन बिल्टअप एरिया है वो बहुत कॉम्प्लेक्स वॉरफेयर का हिस्सा होता है, इतना आसान नहीं है। फाइटिंग एंड बिल्टअप एरिया का मतलब कि हर एक फ्लैट, हर एक रूम, हर एक टॉयलेट, हर एक बस, हर एक पेड़, वो एक पोटेंशियल थ्रेट है। कौन कहाँ से क्या फायर करेगा, गुरिल्ला वॉरफेयर पे रिसोर्ट करेंगे लोग आएंगे, सामने फायर करेंगे, फिर गायब हो जाएंगे। तो ये इतना आसान नहीं है। आप ज़ेलेंस्की को मार सकते हैं, ज़ेलेंस्की को सत्ता से बाहर कर सकते हैं, लेकिन यदि यूक्रेनियंस ने ये फैसला किया है कि लास्ट मैन तक वो लड़ेंगे, तो ये रेजिस्टेंस तो ख़त्म नहीं होने वाला है। मेरा अनुमान है ये रेजिस्टेंस चलेगा। और यदि यूज़ ऑफ मिनिमम फोर्स रूस ने नहीं किया, एक यूज़ ऑफ एक्सेसिव फोर्स किया, तो ह्यूमन राइट्स इशू बनेगा। जिस तरह से टैंकर के सामने आप देख रहे हैं, टैंक्स के सामने आप देख रहे हैं कि सिविलियन पॉपुलेशन प्रो यूक्रेनियन स्लोगन उठा रहा है। कुछ लेडीज हाई हील्स में मार्च कर रही हैं रोड पे।
तो इस आप यदि रशिया के टैंक्स यदि उनको क्रश करते हैं, उनको मार देते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा HR इशू बन जाएगा। वर्ल्ड मीडिया तो इसलिए तो वेट कर रही है कि एक गलत कदम रूस पे उठाए, ताकि यूनाइटेड नेशंस UNGA में और UNSC में ये मुद्दा उठा जाए कि ये डिक्टेटर ही नहीं है, एग्रेसर ही नहीं है, ये तो ह्यूमन राइट्स को पूरी तरह से ये बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरी अपनी सोच है कि देखिए, लड़ाई दो नेताओं के बीच में होती है, लड़ती है सेना और सफ़र करती है आम जनता। आम जनता के बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, पिता मर रहा है, बेटा मर रहा है, ये हैवी प्राइस पे करते हैं। तो आप सब ये कह रहे हैं कि गलत कदम उठाए और वो संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को उठाए, लेकिन तो जब वो घुसा था सैनिकों के साथ, वो तभी गलत कदम क्या नहीं माना जाएगा? मैं इस पर आपसे रिएक्शन लूँगा, लेकिन जो एम्बियंस, जो धमाके की आवाज़ें हैं, वो विचलित करने वाले ही पर आपको सुनाते हैं। जो आपने तस्वीरें देखी, जो आवाज़ें आप सुन रहे होंगे, स्वाभाविक है भीतर तक आदमी दहल जाएगा। सिन्हा सर, इसी पर आपका रिएक्शन लूँगा कि जिसने एक बार सुथाना भी होगा कि चलो हम रूसी सैनिकों के सामने लड़ने के लिए तैयार हैं, जब इन तस्वीरों को देखेगा, इस तरह की आवाज़ें वो सुन रहा होगा, स्वाभाविक है वो भीतर से कमज़ोर नहीं पड़ेगा ऐसे? देखिए, जब आदमी मरने के लिए तैयार हो जाता है तो भय, मौत का भय उसे नहीं होता है। मौत का भय उसे होता है जो जिंदा रहना चाहता है। लेकिन जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपनी जीवन की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है, हम लोग आर्मी में क्या सिखाया जाता है कि हम लोग को कहा जाता है फियर, बैटल में फियर नेचुरल है, भय होगा, हाउ टू ओवरकम फियर, वो राष्ट्रीयता से, राष्ट्र प्रेम से और बलिदान करने की इच्छा से होती है। तो आप कितना भी बम ब्लास्ट कीजिए, कितना भी गोली चलाइए, टैंक से क्रश कीजिए, आप सिविलियंस की इच्छा शक्ति यदि प्रबल है और बलिदान करने के लिए तैयार हैं, तो आप उनके शारीरिक चीज़ को ध्वस्त कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, देश की इच्छा शक्ति को ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए रेजिस्टेंस चलता रहेगा, और जब तक रेजिस्टेंस चलता रहेगा, जब तक ये रेजिस्टेंस के अलग अलग स्वरूप सामने आते रहेंगे, तब तक मेरा ख्याल है रूस प्रयत्न करता रहेगा। और यदि उसने मर्यादा की सीमा क्रॉस की तो उस पर भविष्य में उंगली उठती रहेगी, चाहे UNGA हो, चाहे UNSC हो। लेकिन अब मर्यादा क्या, सब कुछ तो हो रहा है वहाँ पर, तो अब क्या? वही तो अभी जैसे आज UNGA के स्पेशल मीटिंग है, इमरजेंसी मीटिंग है, ये सब मुद्दे उठेंगे, लोग ये सब वीडियो दिखाएंगे जो आप दिखा रहे हैं, कोट करेंगे तो सब। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो फंक्शनिंग का तरीका है, मतलब 5 देश में से एक देश यदि वीटो पावर इस्तेमाल करता है तो मामला रुक जाता है। मुझे तो ताज्जुब लगता है कि पूरा लीगल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम रूल ऑफ मेजॉरिटी पे चलता है। क्या आपने कभी लाइफ में देखा है कि 5 के 5 मेंबर जज जो हैं एक वॉइस में हाँ बोलते हैं? नहीं, पॉसिबल नहीं है। आप घर में तो सहमत नहीं होते, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैसे सहमति होगी? तो मेरा ख्याल है जब तक रूल ऑफ मेजॉरिटी UNSC के फंक्शन में नहीं लाया जाएगा, तब तक विश्व में शांति नहीं हो सकती। और इवन FATF में 3 देश बोलता है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में मत डालो, और पाकिस्तान बच जाता है। बाकी 11 देश बोलते हैं नहीं डालो, तो 11 देश का विजडम को परास्त करता है 3 देश की यूनियन। तो ये तो बहुत ही फनी सिस्टम है मेरा ख्याल है, और पता नहीं ऐसा फंक्शनिंग तरीका क्यों अपनाया गया FATF में, यूनाइटेड नेशंस में। इसको तब्दीली लाने की जरूरत है। इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट राज कादियान जी भी जुड़ गए हैं। कादियान सर, दुश्मनी किससे है? दुश्मनी ज़ेलेंस्की से है या दुश्मनी यूक्रेनी नागरिकों से है? क्योंकि नुकसान तो वहाँ के नागरिकों को भी पहुंच रहा है, एक भारतीय नागरिक की भी मौत हो गई है। सर, इस पर जवाब लूंगा आपसे, लेकिन एक बड़ी खबर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.